अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच सकते हैं और कर नहीं सकते। बस इसके लिए आपका इरादा दृढ़ होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यकीन मानिए आप ऐसा करते हैं तो सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है, हाल ही में किस शहर में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया गया। विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला लखनऊ, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा वाराणसी, चौथा मथुरा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी सही होगा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, यह किस मंत्रालय की पहल है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अब यही हम रिकॉल कर लें कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यहां से प्रश्न दूसरा पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यहां देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिखाए गए हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में भी ध्यान रखें तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि ये भारत अफ्रीका हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल, उनके बारे में अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 22 देशों से आए हुए छात्रों को जागरूक कराना या उनके बारे में जानकारियां प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी चर्चा में बनी है, तो आप जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर बात किया जाए हाल ही में नाइट सफारी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये कहां बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। इसी क्रम में अगर बात की जाए दोस्तों 33वां हाथी रिजर्व कहां बनाया जाएगा, या भारत का 33वां हाथी रिजर्व किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों भूलना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसका नाम तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व रखा गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो मित्रों यहां प्रश्न गलत होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि यह पहले यहां जो चर्चा में जो था वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था कि छत्तीसगढ़ से संबंधित था, लेकिन वर्तमान में उससे पहले जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसी कारण आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और यह बुंदेलखंड से संबंधित है, आप याद रखेंगे। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था या किस प्रदेश को सम्मानित किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है दोस्तों, दूसरे स्थान पे राजस्थान है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम ग्रेटर नोएडा से संबंधित दो प्रश्न याद रखें तो हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो आप याद रखें यह ग्रेटर नोएडा में बनाया जाए। कहां बनाया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो यह भी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें यहां लखनऊ की, तो आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम ये 2023 में आयोजित होना है और पहली
पहली बार इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, इसका आयोजन कौन सा प्रदेश करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यकीन मानिए अगर ये सारे प्रश्न आपके सही हैं, आपको रिकॉल कर रखा है आपने, जब भी परीक्षाएं होंगी और यहां से प्रश्न बनेंगे तो आपके प्रश्न गलत होने नहीं चाहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें। हाल ही में किस एनजीओ को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यह भी पुरस्कार और सम्मान से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं। आपको इसके हर एक पहलू को बारीकी के साथ देखना है, समझना है और उसको नोट डाउन करके रखना है। अगर हम बात करें यहां संस्थानों की तो देखिए, पहला दिया गया है गूंज, दूसरा दिया गया है प्रथम, तीसरा दिया गया है बचपन बचाओ, चौथा दिया गया है आपका मुस्कान। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही है। प्रथम जो संस्था है या एनजीओ है या, और ये लॉकडाउन के दौरान मतलब कोविड काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क इन्होंने कार्य किया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, कौन सा? 2021 संस्थान के रूप में, संस्थान के रूप में दिया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए व्यक्ति के रूप में किसे दिया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे तिब्बती गुरु दलाई लामा, तिब्बती गुरु दलाई लामा को दिया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात कर लें यहां अन्य पुरस्कारों के बारे में, तो हाल ही में चर्चा में रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे आपदा प्रबंधन में व्यक्ति के रूप में दोस्तों किसे दिया गया है? तो व्यक्ति के रूप में प्रोफेसर विनोद राय, कौन? प्रोफेसर विनोद राय जी को दिया गया है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए संस्था के रूप में दोस्तों, तो यहां पर गुजरात आपदा प्रबंधन जो है, इसे यह पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे नीलमणि फूकन, कौन? नीलमणि फूकन जो हैं, इनको सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में 57वां भी याद रखेंगे, 57वां ज्ञान पीठ पुरस्कार, तो आप याद रखेंगे दामोदर माउजो, कौन है मित्रों? दामोदर माउजो को दिया गया है। इसी क्रम में आप याद रखें युवा साहित्य हिंदी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगवंत अनमोल को दिया गया है युवा हिंदी साहित्य पुरस्कार। अगर यही पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है या दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। और वो 2 भाषाएं कौन सी हैं जो राज्य व्यवस्था में वर्णित नहीं है? तो आपको याद रखना है, पहली राजस्थानी भाषा है और दूसरी अंग्रेजी भाषा है। ये 2 भाषाएं राज्य व्यवस्था में वर्णित नहीं है। और अगर हम बात कर ले यहां हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा, कौन? दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए। और अगर यहां बात की जाए अंग्रेजी के लिए, तो आप याद रखेंगे नमिता गोखले। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यहां से प्रश्न बना हुआ है, हिंदी में किसे दिया गया है और अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है, और राज्य व्यवस्था में कितनी भाषाएं वर्णित हैं और कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें। अगला है हाल ही में जारी जल जीवन रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? मतलब जल जीवन रैंकिंग जारी किया गया है और इसमें प्रथम राज्य कौन चुना गया है? तो देखिए पहला है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा जो दिया गया है उत्तर प्रदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश दिया गया है। यह सही आंसर भी हमारा जो होगा दोस्तों
दोस्तों, या उत्तर प्रदेश होगा। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सीखी है, अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे कंटिन्यू करते हैं और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से उन्हीं प्रश्नों पर केवल हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में या तो विगत वर्षों में प्रश्न बने हुए हैं या बनने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन कब प्रारंभ, योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा है हर घर जल योजना, हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 का रखा गया है हर घर जल योजना का लक्ष्य। अगर बात करें यहां पर कि जल शक्ति जो मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं, ये इसके केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। अगर हम बात करें, यहां जल से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि हर घर प्रमाणित जिला कौन सा है? प्रमाणित जिला कौन है दोस्तों? तो आप जरूर इसे याद रखें, बुरहानपुर है और ये कहां से संबंधित है? ये एमपी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रमाणित राज्य कौन सा होगा मित्रों, तो प्रमाणित राज्य के रूप में गोवा होगा। कौन होगा? गोवा होगा। अगर यहां से पूछा जाए सुजल, अगर सुजल प्रदेश पहला भारत का कौन सा है, तो आप जरूर इसे भी नोट डाउन रखें, अंडमान निकोबार जो है ये भारत का पहला सुजल प्रदेश के रूप में चुना गया है। आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जरूर ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम क्या है? आदृश्य को दृश्यमान बनाना जो है ये 2022 की थीम है, आप याद रखेंगे। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है, तो यह हमारा उत्तर प्रदेश है। आप ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत? 16.5% जनसंख्या निवास करती है। आपसे पूछा जाता है कि जनघनत्व किस प्रदेश का सर्वाधिक है, तो आपका यहां पर अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो आपका यहां पर आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा, और अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो बिहार राज्य का जो जनघनत्व है ये सर्वाधिक है। और इसी क्रम में अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल के स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। चौथा इस क्रम में आप याद रखेंगे, पहला कौन है? राजस्थान है। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे तीसरा जो आपका है ये तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा अपना उत्तर प्रदेश है, आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हाल ही में चर्चा में रहा है अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर की स्थापना कहां की गई थी? तो भारत के पहले अमृत सरोवर की स्थापना उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया था। यह प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगर हम बात कर लें यहां उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में किस अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मानद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला शाहरुख खान दिया गया है, दूसरा रणवीर सिंह दिया गया है, तीसरा अजय देवगन दिया गया है और चौथा जो दिया गया है ये चिरंजीवी कोन्नीडेला दिया गया है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए है। यहां शाहरुख खान को इसका आयोजन
जेद्दा में, जेद्दा जो है जेद्दा में इसका आयोजन चल रहा है। और यहां पर इनको मानद पुरस्कार की उपाधि इनको प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है ये रेड सी या लाल सागर के बारे में, और यह जॉर्डन मिस्र और अन्य देशों के साथ साथ सऊदी अरब से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो शाहरुख खान जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मानद पुरस्कार से। और यह रेड सी जो मानक फेस्टिवल है ये कहां आयोजित किया जा रहा है, तो जेद्दा में। और यहां रेड सी अपनी सीमा जो साझा करता है, या रेड सी से सीमा साझा करने वाले कुछ देश लिखे गए हैं, जैसे जॉर्डन है, मिस्र है और अरब सागर है। अगर हम बात करें यहां रणवीर सिंह की, तो आपको जरूर याद रखना है फिल्म फेयर पुरस्कार, यहां क्रम याद रखेंगे 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है, रणवीर सिंह को चुना गया है 83 फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो शेरशाह बेस्ट फिल्म रही है। अगर बात करें यहां अभिनेत्री के रूप में, तो कीर्ति सेनन को चुना गया था, और इनकी फिल्म का नाम है मिमी। क्या नाम है, मिमी। अगर हम अजय देवगन से देखें तो आपको 68वां राष्ट्रीय फिल्म की बात करें, यह भी 2020 के लिए दिया गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। इसमें बेस्ट अभिनेता के रूप में अजय देवगन है, और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी एंड सांग वॉरियर, और सूर्या की जो फिल्म है ये सोरारई पोट्रू के लिए दिया गया है। और महिला वर्ग में अगर बात करें अभिनेत्री की, तो आपको याद रखना है अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में हाल ही में आपको याद रखना है कि जो 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में होगा, उसमें बेस्ट पर्सनालिटी का पुरस्कार किसे दिया गया है एक्टर के रूप में, तो चिरंजीवी कार्डिनेला को दिया गया है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि 53वां जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाएगा, इसमें बेस्ट एक्टर और निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, तो आप याद रखेंगे कार्लोस सोरा को चुना गया है। और ये किस देश से हैं, ये स्पेन देश से हैं, और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। क्या है, मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है। अगर बात करें हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, तो यह किसे प्रदान किया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है, यह भी याद रखेंगे। अगर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें तो आप जरूर ध्यान रखेंगे यहां पर, यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो देविका रानी जी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में वाट और माप की अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहां देखिए पहला हमारा दिया गया है वेणुगोपाल, दूसरा दिया गया है ऋतुराज अवस्थी, तीसरा दिया गया है संध्या देवनाथन, और चौथा दिया गया आर वेंकट रमणी। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा, वेणुगोपाल जी को अंतरराष्ट्रीय बाट और माप के समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है, यह चर्चा में भी है, तो यहां से प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी भी अधिक है। इस नाते आपको केवल पॉइंट में याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बाट और माप के जो अंतरराष्ट्रीय समिति है उसमें भारत के किसे चुना गया है या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वेणुगोपाल जी को चुना गया है। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें, हाल ही में यूएनओ में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में पहली भारतीय महिला के रूप में किसे चुना गया है, तो ये रुचिरा कंबोज है। कौन है, रुचिरा कंबोज है, इनको चुना गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में ऋतुराज अवस्थी भी रहे हैं, ये भारत के 22वें विधि आयोग
के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतुराज अवस्थी जी हैं। अब यही दो प्रश्न आप रिकॉल कर लें। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में विधि आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1828 से 1834 तक का इनका कार्यकाल था। इसी दौरान सती प्रथा का अंत भी हुआ था, आप यह भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आप याद रखेंगे पहले विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद किसे नियुक्त किया गया, तो एमसी शीतलवाड़ जी को नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में 22वें कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रही हैं संध्या देवनाथन, मेटा इंडिया के अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो संध्या देवनाथन को चुना गया है। अगर हम बात करें आर वेंकट रमणी की, तो यहां से प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी 100% श्योर है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। भारत के महान न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के वेणुगोपाल जी के स्थान पे किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी या भारत का पहला सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, या सरकार का सबसे बड़ा वकील जो कौन है? तो यह भारत का महान्यायवादी सरकार का सबसे बड़ा वकील के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। साथ ही साथ यहां दो प्रश्न और भी याद रखें, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, तो क्या उनको वोट का भी अधिकार है? तो आपका जवाब वहां होना चाहिए, वोट का अधिकार नहीं होता। इसी क्रम में हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले 49वें कौन थे? तो यू ललित जी थे, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शत्रुनाथ अभ्यास भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां देखिए नाम आप ध्यान रखेंगे, शत्रुनाश युद्धाभ्यास किस सेना के द्वारा? तो देखिए यहां दिया गया है पश्चिमी कमान, दूसरा दिया गया है पूर्वी कमान, तीसरा दिया गया है दक्षिणी कमान, और चौथा ऑप्शन आपका है दक्षिण पश्चिमी कमान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यहां पर इसका मुख्यालय ध्यान रखें, इसका मुख्यालय जो है ये जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। साथ ही साथ इसका नाम याद रखें कि शत्रुनाथ युद्धाभ्यास जो है भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब बात हो रही है सेनाओं से, तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है ये राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, आपको याद रखना है। अब वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है और ये किस दिवस को मनाया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर हम बात करें वायुसेना की, तो ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और विवेक राम चौधरी जी जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां थल सेना की मित्रों, थल सेना की, तो आप याद रखेंगे प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और मनोज पांडे जी जो हैं थल सेना के प्रमुख हैं और इनका क्रम याद रख रहे हैं 29वें हैं। अगर हम बात कर लें यहां नौसेना की, तो
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, यह आपको ध्यान रखना है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। यहीं से एक प्रश्न याद रखें कि भारत का पहला 100% स्वदेशी पोतवाहक विमान का नाम क्या है और कब लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखें 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका याद रखेंगे INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला स्वदेशी विमान है और इसे 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया गया। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जो इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो आप याद रखेंगे विक्रम यस जो है यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, इसे इसरो के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब युद्धाभ्यास की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जैसे उदार शक्ति युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास होता है। अगर आपसे पूछा जाए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास और जाइमेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किनके किनके बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप याद रखेंगे। हाल ही में कोडाकू युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहां दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। साथ ही साथ बोस्टॉक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो USA में किया गया था। अगर बात की जाए रिमपैक युद्धाभ्यास का तो कौन सा जो INS से भाग लेने गया था? तो सतपुड़ा सतपुड़ा जो है यह भाग लेने गया था और इसका आयोजन कहां किया गया था? USA के हवाई द्वीप पर। कहां? USA के हवाई द्वीप पर इसका आयोजन किया गया था। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? अब यहां देखिए पहला हमारा विकल्प जो दिया गया USA, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा जापान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर 20 सही है, रूस है। अब यहां प्रश्न से पहले हम ये जाने कि भारत इससे पहले किस देश के द्वारा उर्वरक जो है वो उसको मंगवाता था? तो इससे पहले भारत चीन के साथ उर्वरक जो है वो अपना आपूर्ति करता था। अब इस दौरान अगर हम बात करें रूस की, आप यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे विवाद मतलब युद्ध के कारण जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने रूस से उर्वरकों की खरीदारी को बंद कर दिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में रूस के द्वारा भारत को कम दरों पर उर्वरकों का सप्लाई दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी कारण भारत के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि अब जो है हमारे उर्वरक जो हैं जो आपूर्ति है उसकी पूर्ति करना है वो रूस के द्वारा किए जाना है। इसी कारण यह चर्चा में भी बना है। तो आप यहीं रूस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें। अगर बात करें रूस की राजधानी क्या है तो यह मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। और अगर हम यही बात करें यहां यूक्रेन की तो यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है। अगर हम बात करें यूक्रेन की राष्ट्रपति कौन है तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और इन्हीं को लिबर्टी मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम रूस के बारे में बात करें तो यहां के प्रमुख कौन हैं? तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं यहां के प्रमुख हैं और इन्हीं दोनों देशों में लंबे समय से क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है जिसमें बहुत सारे जो आपके आयात निर्यात की वस्तुएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में नैनो यूरिया खूब चर्चा में रहा है और यहां से प्रश्न भी बने हैं परीक्षाओं में। तो नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया है?
तो इफको संस्थान के द्वारा बनाया गया है और ये लिक्विड है। और यहां से बताया गया है कि ये जो आपका बोरे में यूरिया की सप्लाई होती थी उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा कामगार और सस्ता और किफायती दरों में प्राप्त होने वाला है, इसी कारण ये चर्चा में भी रहा। अगर बात करें नैनो यूरिया का सबसे पहला प्लांट कहां स्थापित किया गया था? कलोल एक स्थान है जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलोल किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात में नैनो यूरिया का सबसे पहला प्लांट लगाया गया था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में कौन कौन आपको याद रखना है? आंवला कहां से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे रायबरेली। कहां? रायबरेली से संबंधित है। और अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा फूलपुर है जो कि कहां से संबंधित है? ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। यहां पर 2 नैनो यूरिया जो प्लांट हैं लगाए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि लैब में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। कौन है? यूरिया है। इसका सूत्र भी याद रखेंगे, यूरिया है NH2CO। NH2 जो है ये यूरिया का सूत्र है। और लैब में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। और चीन की बात करें तो चीन की जो है ये राजधानी बीजिंग है। और जापान की बात कर ले तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा देश 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण बताया है? मतलब हाल ही में चर्चा में रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो 18 वर्ष में मतदान की आयु को भेदभावपूर्ण बताया है? तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा हंगरी। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। और यहां की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर हैं और इन्होंने 18 वर्ष के मतदान को ये दोषपूर्ण बताया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे ब्राजील हो गया, इक्वाडोर हो गया, माल्टा हो गया, क्यूबा हो गया, यहां पर मतदान की जो आयु है ये 16 वर्ष की है। क्या है? 16 वर्ष की है। इसी क्रम में न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा यह मसौदा तैयार किए जाने की घोषणा की गई है कि जो 18 वर्ष की मतदान की आयु है यह दोषपूर्ण है, इसमें संशोधन करके 16 वर्ष किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसी क्रम में अगर हम बात करें न्यूजीलैंड से तो आपको जरूर याद रखना है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति का संबंध जो है ये न्यूजीलैंड से है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था किस पे है डिपेंड है? तो भेड़ पालन जो है ये यहां का मुख्य व्यवसाय है। साथ ही साथ आपको याद रखना है न्यूजीलैंड से ही इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एबल तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड का खोज किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट है, आप याद रखेंगे। और यहीं पे एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है पुस्ताज। कौन सा? पुस्ताज घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो हंगरी में पाया जाता है। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। और अगर हम बात करें डाउन्स घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर हम बात करें पंपास की, तो ये घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये घास के मैदान बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी गए हैं। अब यहां पर बात हो रही है मतदान की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम इसको देखें। पहला प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो 18 वर्ष की आयु है, तो क्या शुरुआत से भारत में 18 वर्ष की आयु मतदान रही है? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर 61वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। और
21 वर्ष से मतदान की आयु को घटाकर कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में पहले मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और इसी के लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसकी उम्र जो है वो घटाई गई, 21 से 18 वर्ष किया गया। अगर हम बात करें मतदान किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आप याद रखें अनुच्छेद 326 में मतदान वर्णित है। अगर हम बात करें भारत का निर्वाचन आयोग किस भाग में है तो भाग 15 में है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक तो आप ध्यान रखेंगे 324 से 329 तक जो है यह निर्वाचन आयोग का बात कहा गया है। इसी क्रम में हाल ही में अरुण गोयल जो हैं ये भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 सदस्यीय टीम होती है, एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य आयुक्त कौन है वर्तमान में तो 25वें राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दूसरे कौन है तो अनूप पांडे जी हैं और हाल ही में तीसरे अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार जी को नेपाल में चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको याद रखना है। देखिए मैप ये न्यूजीलैंड का है, साथ ही साथ आप इसे देखें तो इसे न्यूजीलैंड को द्वीपों का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यहां से आपको याद रखना है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के बारे में, साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां की जो पक्षी है उसे कीवी जो पक्षी है इसी के नाम से भी यहां न्यूजीलैंड जो है ये कीवी जो पक्षी है इसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारियां आपको न्यूजीलैंड के बारे में। या साउदर्न आल्प्स जो आल्प्स पर्वत किस देश में है तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड जो है ये आपके आल्प्स पर्वत जो हैं ये न्यूजीलैंड में है। यहां देखिए वेलिंगटन दिया गया है और ये वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड द्वीपों में बटा हुआ है इसके कौन से उत्तरी आइलैंड में है, कौन से उत्तरी आइलैंड में है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी आइलैंड में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? देखिए पहला दिया गया सिक्किम, दूसरा दिया गया जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर जो है दोस्तों यहां की राजधानी है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है तो प्रेमा खांडू जी जो हैं यहां की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी जो हैं यहां के क्या हैं? राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना कहां प्रारंभ किया गया है तो यह प्रारंभ किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो राज्यसभा की 8 सीटें हैं और लोकसभा की बात करें तो 2 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनघनत्व भारत में किस राज्य में है तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कितना है तो आप ध्यान रखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यह अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व है। सेला सुरंग साथ ही साथ बोम डीला सुरंग का संबंध कहां से है तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। आपको याद रखना है कि बीथू में हाल ही में यहां पर एक सड़क का नाम और सेना के एक सैन्य स्टेशन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से किया गया है। और यह कहां संबंधित है? यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है? गैंगटोक है। और सिक्किम में नाथुला दर्रा
नाथुला दर्रा, साथ ही साथ जलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को नए 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किसे गठित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को घोषित किया गया है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो आपको याद रखना है यहां पे रोहतांग दर्रा, साथ ही साथ सिप कीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इन दोनों दर्रों का संबंध जो है ये हिमाचल प्रदेश से है। आइए इसी क्रम में अन्य जानकारी को हम देखें। यहां देखिए आपका ये पहले युद्ध स्मारक बनाया गया था, इसी का जीर्णोद्धार किया गया है और इसका उद्घाटन पुनः किसने किया है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है नेशनल वार मेमोरियल, तो आपको याद रखना है कहां स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में युद्ध स्मारक स्थल जो है यह स्थापित किया गया है और शहीदों की स्मृति में इसे स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आपको यहीं से याद रखना है जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो कर्तव्य पथ किया गया है और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई गई है और इन्हीं के आधार पर कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देख लें, या एनवायरमेंट की दृष्टि से कोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिया गया पहला हाल ही में चर्चा में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया चारुदास मिश्रा, दूसरा पूर्णिमा देवी बर्मन, तीसरा प्राजक्ता कोली, चौथा डॉक्टर सिंथिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा पूर्णिमा देवी बर्मन है और ये किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कौन है? दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ थावर चंद, आपको याद रखना है जगदीश मुखी जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आपको ध्यान रखना है असम को पहले कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब होती है? तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो नैरोबी केन्या, नैरोबी जो केन्या की राजधानी है यहां पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है इसी के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान के रूप में किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है और यह किस क्षेत्र में दिया गया है? तो एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? आपको याद रखना है सारस पक्षी जो है, सारस पक्षी के संरक्षण में कार्य किया है और इनके द्वारा यह जो कार्य किया गया है इसी कार्य के परिप्रेक्ष्य में इन्हें यूएन का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इनको पहले चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से, साथ ही साथ व्हीटली जिसे ग्रीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, व्हीटली अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखेंगे। अगर बात करें 2022 की व्हीटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चारुदास मिश्रा को दिया गया है और आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें प्राजक्ता कोली की तो आपको याद रखना है यूएन के द्वारा यूएनईपी के द्वारा युवा जो पर्यावरण संरक्षण करता है उन्हें किसे चुना गया है? तो वो प्राजक्ता कोली को चुना गया है। डॉक्टर सिंथिया के बारे में बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है और ये यूएसए से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में यहां आपसे विदा लेने का समय आ गया है।
और आपके लिए दो शब्द मोटिवेशनल कोट पुनः लिखे गए हैं। अगर आप दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते हो तो इसका मतलब आपको खुद के रास्ते पर भरोसा नहीं है। मतलब असफलताएं ही सफलताओं का दरवाजा खोलती हैं और किसी के कहने और किसी के ना कहने से आप सफल होने वाले नहीं हैं। आप यकीन अपने आप पर रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। यकीन मानिए सफलता आपके पास आकर ही रहेगी। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।